1000 साल, सोचिए, पूरे 1000 साल तक भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ही जद्दोजहद चलती रही, एक सेंट्रल पावर बनाने की, उसे टिकाए रखने की और फिर उसे खो देने की। आज हम इसी जबरदस्त कहानी की परतों को खोलेंगे। एक उपमहाद्वीप, मतलब इतने बड़े, इतने विविध इलाके पर कोई राज कैसे कर सकता है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है ना? ये वो सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े सुल्तानों और बादशाहों की नींदें उड़ा दी। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हमें सीधे ले चलती है मध्यकालीन भारत के दिल में। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि सल्तनत बनी कैसे। फिर बात करेंगे उस दौर की जब सल्तनत बिखर गई और छोटी छोटी ताकतें उभरी। उसके बाद आएगा मुगलों का महान एक्सपेरिमेंट और उन्हें टक्कर देने वाले मराठे। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस पूरे दौर का आज हम पर क्या असर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है बाहर से आई ताकतों से। वो ताकतें जिनका मकसद सिर्फ भारत की दौलत लूटना ही नहीं था, बल्कि यहीं बसकर एक नए साम्राज्य की नींव डालना था। और इसी नींव पर खड़ा हुआ दिल्ली सल्तनत। अब देखिए, यहां दो बड़े नाम आते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। और इन दोनों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क था। गजनवी का तो एक ही मकसद था, लूट। वो आया, उसने सोमनाथ जैसे मंदिरों से बेहिसाब दौलत लूटी और वापस चला गया। उसका यहां रुकने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन गौरी की सोच अलग थी। वो सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक साम्राज्य चाहता था, एक परमानेंट सल्तनत, यहीं भारत की जमीन पर। तो ठीक है, साम्राज्य तो बनाना है, लेकिन इतने बड़े देश को कंट्रोल कैसे करें, चलाएं कैसे? इसका जवाब था इक्ता सिस्टम। और यह सच में एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम था। सोचिए, सुल्तान अपने कमांडरों को सैलरी नहीं देता था, बल्कि उन्हें जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे देता था। अब उस कमांडर की जिम्मेदारी थी कि वो उस जमीन से टैक्स वसूले, अपना खर्चा चलाए और सुल्तान के लिए एक सेना भी मेंटेन करें। मतलब एक तीर से तीन निशाने, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और आर्मी, सब एक ही सिस्टम में सेट। और फिर सीन में एंट्री होती है अलाउद्दीन खिलजी की, दिल्ली सल्तनत का शायद सबसे रूथलेस और विजनरी सुल्तान। उसने पावर को अपने हाथ में इस तरह सेंट्रलाइज किया जैसा पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उसका सीधा साधा फलसफा था, मैं ही राज्य हूं, मतलब स्टेट सबसे ऊपर है और उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे वो कितना भी सख्त क्यों ना हो। अब खिलजी को चाहिए थी एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी। मंगोलों से बचना था, साम्राज्य बढ़ाना था, लेकिन सवाल वही, पैसा कहां से आएगा? यहीं पर खिलजी का दिमाग चला। उसने मार्केट कंट्रोल का एक जबरदस्त सिस्टम बनाया। उसने अनाज से लेकर घोड़ों तक हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया। क्यों? ताकि सैनिकों को कम सैलरी में भी कोई दिक्कत ना हो। और अगर किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की, जैसे वजन में हेराफेरी की, तो सजा जानते हैं क्या थी? उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। सोचिए, कोई हिम्मत करेगा गड़बड़ करने की? लेकिन कोई भी ताकत हमेशा नहीं रहती। सल्तनत के लिए कयामत का दिन आया 1398 में। तैमूर, उसका हमला दिल्ली पर एक तूफान की तरह था, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। शहर को इस बुरी तरह लूटा और जलाया गया कि दिल्ली सल्तनत की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। और इसके बाद पूरे उत्तर भारत में बस अफरा तफरी और अराजकता का माहौल था। अब दिल्ली तो कमजोर हो गई तो क्या कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जब एक सेंट्रल पावर खत्म हुई तो पूरे देश में कई नई आज़ाद सल्तनतें और राज उभर आए। हाँ, पॉलिटिकली देश जरूर बिखर गया था, लेकिन कल्चर और इकोनॉमी के लिहाज से ये दौर भारत के सबसे वाइब्रेंट दौरों में से एक था। जरा इस नक्शे को देखिए। साउथ में विजयनगर एम्पायर था, जो अपने मसालों और हम्पी जैसे शानदार शहर के लिए दुनिया भर में मशहूर था। वहीं दक्कन में बहमनी सल्तनत उसे टक्कर दे रही थी। उत्तर में जौनपुर को तो शिराज़े हिंद यानी पूरब का शिराज कहा जाता था, जो लर्निंग और कल्चर का एक बड़ा सेंटर था। और गुजरात और बंगाल का तो कहना ही क्या, अपने समुद्री व्यापार की वजह से ये आर्थिक पावर हाउस बन चुके थे। और ये सिर्फ राजाओं और सल्तनतों की कहानी नहीं थी। इसी दौर में जमीन पर आम लोगों के बीच एक खामोश लेकिन बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी। भक्ति और सूफी आंदोलन। कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, इन संतों ने धर्म को मुश्किल रीति रिवाजों से आज़ाद कराया। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम और भक्ति ही काफ़ी है। उन्होंने आम लोगों की भाषा में बात की, जाति पाति को चुनौती दी, और इसी मेलजोल ने एक मिलीजुली, एक सिंक्रेटिक कल्चर की नींव रखी। तो ये जो छोटे छोटे राज्यों का दौर था, ये भी खत्म हुआ।
और भारत में एक बार फिर एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड पावर का उदय हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत को एक नया चेहरा दिया। ये था महान मुगल एक्सपेरिमेंट। तो इसकी शुरुआत हुई 1526 में, जब बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। फिर बीच में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बाहर कर दिया, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन में जबरदस्त सुधार किए। उसके बाद आया अकबर का लंबा दौर, जिसने असल में मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया, उसे मजबूत बनाया। जहांगीर और शाहजहां का दौर तो कल्चर और आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही इस महान साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया। तो सवाल यह है कि मुगल साम्राज्य इतने लंबे समय तक इतना मजबूत कैसे रहा? इसका सीक्रेट था मनसबदारी सिस्टम। ये अकबर का मास्टर स्ट्रोक था। समझिए, ये एक ही सिस्टम था सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हर ऑफिसर को एक रैंक यानी मनसब दिया जाता था। इस रैंक के दो पार्ट थे, जात और सवार। जात से उसकी सैलरी और हैसियत तय होती थी, और सवार से ये तय होता था कि उसे बादशाह के लिए कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। मतलब एक ही सिस्टम से पूरी ब्यूरोक्रेसी और आर्मी कंट्रोल में थी। कमाल का आइडिया था। लेकिन मुगल कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो दिखता है अकबर और औरंगजेब की नीतियों में। देखिए, एक तरफ था अकबर, जिसकी पॉलिसी थी सुलह कुल, मतलब सबसे शांति। उसने जजिया टैक्स हटा दिया, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। और दूसरी तरफ था औरंगजेब। उसने कट्टर इस्लामिक कानून लागू किए, जजिया टैक्स वापस लगा दिया। अकबर ने जिस सामाजिक ताने बाने को बुना था, औरंगजेब की नीतियों ने उसे कहीं ना कहीं कमजोर करना शुरू कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त औरंगजेब अपनी पूरी ताकत दक्कन में यानी साउथ इंडिया में झोंक रहा था, ठीक उसी दक्कन की जमीन से एक ऐसी नई शक्ति उभर रही थी जो मुगलों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाली थी, और वो थे मराठा। अब मराठे इतने शक्तिशाली कैसे बने? उनकी फंडिंग कहां से आती थी? उनका रेवेन्यू सिस्टम भी बड़ा अनोखा था। वो दो तरह के टैक्स लेते थे। पहला था चौथ, मतलब 25% टैक्स। ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था। ये टैक्स दो और हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। और दूसरा था सरदेशमुखी, जो 10% एक्स्ट्रा था। ये इस बात का सबूत था कि मराठा किंग ही उस पूरे इलाके का असली हेड है। यहां एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, शिवाजी महाराज ने जो राज्य बनाया था वो एक सेंट्रलाइज्ड किंगडम था। सारी पावर राजा के हाथ में थी। लेकिन उनके बाद धीरे धीरे असली पावर छत्रपति से शिफ्ट होकर पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई, और मराठा साम्राज्य एक किंगडम से ज्यादा एक कॉन्फेडरेसी, एक संघ बन गया, जिसमें गायकवाड़, होलकर, सिंधिया जैसे सरदार अपने अपने इलाकों में पावरफुल हो गए। इसी मॉडल की वजह से वो बहुत तेजी से फैले, लेकिन आगे चलकर यही बिखराव उनकी कमजोरी भी साबित हुआ। और इसी कॉन्फेडरेसी की ताकत के दम पर मराठे अटक से कटक तक फैल गए। दिल्ली पर भी उनका कंट्रोल हो गया। एक वक्त तो ऐसा लगा कि अब मुगलों के बाद हिंदुस्तान पर मराठों का ही राज होगा। लेकिन फिर आया साल 1761 और पानीपत की तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ इस लड़ाई में मिली हार एक ऐसा झटका था जिसने मराठों के पूरे भारत पर राज करने के सपने को तोड़ दिया। तो साम्राज्य बने, लड़े और बिखर गए। ये तो इतिहास का दस्तूर है। लेकिन सवाल ये है कि वो अपने पीछे छोड़कर क्या गए? इस 1000 साल की उठापटक की कौन सी विरासतें हैं जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं? बहुत कुछ। आज भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू के सिस्टम हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी दौर में हैं। आर्किटेक्चर को देखिए, ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक, ये हमारी पहचान है। उर्दू ज़बान, जो गंगा जमुनी तहजीब की सबसे खूबसूरत मिसाल है, वो भी इसी दौर में पनपी। और हाँ, एक पैन इंडियन एम्पायर का जो आइडिया है, एक ऐसी सत्ता जो पूरे भारत को एक करे, उसका पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट भी इसी दौर में तैयार हुआ। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है, और ये सवाल बहुत गहरा है। साम्राज्य बनते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन आखिर में टिकता क्या है? क्या वो सिंहासन की ताकत है जो वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाती है, या फिर वो कल्चर का संगम है, वो मेलजोल है जो आम लोगों की जिंदगी में, हमारी भाषा में, हमारे खाने में आज भी जिंदा है? सोचिएगा जरूर।